और बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है और पड़ोसी ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। देर रात खेत में इस बच्ची की लाश पाई गई। करैया थाना क्षेत्र की एक घटना है। 7 साल की बच्ची को गांव का युवक शेरू जाटव उठाकर ले गया था। देर रात 11 बजे खेत में इस बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने शेरू जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई। एक 7 वर्षीय बालिका के घूमने की रिपोर्ट मिली थी। इस पर से एफआईआर की गई थी थाना करैया में। आज जो क्लू मिले उससे तलाश की गई, तो जो संदिग्ध था उसको पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि कहाँ उसने उस बच्ची को फेंका था। मतलब ये जांच, अभी तक की जो जांच हुई है उससे स्पष्ट है कि रेप एंड मर्डर का मामला है। मौके पे एफएसएल टीम और तमाम पुलिस अधिकारी हैं। आरोपी को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। डेड बॉडी को तो ये मामला आपको बता रहे हैं, इसमें पुलिस की तरफ से तफ्तीश लगातार की जा रही है। इस बात की भी संभावना है कि अपहरण के बाद और हत्या से पहले इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया हो। इसको लेकर अब पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। आरोपी से भी पूछताछ लगातार जारी है। सेगे सुशील हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरे मामले पर, क्योंकि आशंका ये भी कि दुष्कर्म भी इस बच्ची के साथ हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज घटनाक्रम रहा है। ग्वालियर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है ये करैया गांव। यहाँ रहने वाला जो एक शख्स है शेरू जाटव, वो इस 7 साल की बच्ची को लेकर गया था। सोमवार की रात ये बच्ची अपने घर से बारात देखने के लिए निकली थी और उसके बाद शेरू जाटव इस बच्ची को ले गया और बच्ची की कल रात को जो है डेड बॉडी बरामद की है ग्वालियर पुलिस ने। दरअसल बच्ची के परिवार वालों ने आशंका जताई थी कि शेरू ने उसका अपहरण किया है और कल दिन में ही शेरू के खिलाफ मामला दर्ज किया था करैया थाने में। और एक और अन्य आरोपी इसमें एफआईआर में जिक्र किया गया था कि उस पर आशंका जताई थी परिवार वालों ने। जब पुलिस ने शेरू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले वो गुमराह करता रहा कि बच्ची वो दूसरे गांव में है, दूसरी जगह है। लेकिन जब पुलिस ने देर शाम उससे अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने बताया कि बच्ची जो है उसकी लाश दुबही गाँव के पास ही एक खेत में पड़ी हुई है। और उसके बाद पुलिस उसे लेकर गई और वहाँ से रात 12 बजे के लगभग बच्ची की डेड बॉडी को पुलिस ने बरामद किया है। बच्ची की डेड बॉडी की जांच करने के लिए पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम ने जांच में ये पाया कि बच्ची के शरीर पर नाखूनों के निशान भी है। और आशंका इसी बात की है, एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने भी जो बातचीत की उन्होंने बताया है कि आशंका इसी बात की है कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। चूँकि लाश जो है खेत पर पड़ी थी तो नाखूनों के निशान और जो निशान है, ये भी आशंका है कि यहाँ जानवरों ने भी बच्ची को काटा या कुतरने की कोशिश की है। तो अब बच्ची का शव रात को ही ग्वालियर के यहाँ जय आरोग्य अस्पताल लाया गया है और यहाँ आज डॉक्टरों की टीम उसका पीएम करेगी। पीएम के बाद जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें साफ हो पाएगा कि बच्ची की हत्या किस तरह से की गई है और बच्ची के साथ किस तरह का वेश्याना कृत्य उस दौरान हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर एक जघन्य हत्याकांड है ये। और इसके जो आरोपी है शेरू जाटव, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। अब बाकायदा इस एफआईआर में जो अपहरण की है उसमें हत्या का केस भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी पुलिस शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। संभवतः शाम तक ये साफ हो पाएगा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। लेकिन पुलिस ने आशंका इस तरह की जताई है। तो बड़ा एक जघन्य हत्याकांड है। और जो लोग हैं, सुनने वाले आसपास के गाँव के लोग भी हैं, उन्होंने जो आरोपी है हत्या का, इस आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग की है। क्योंकि 7 साल की मासूम बच्ची अपने घर से बारात देखने के लिए निकली थी, खुश होने के लिए निकली थी। लेकिन ये जो आरोपी है उसको लेकर गया और उसके बाद जो है उस बिल्कुल जरूरी अब यही सुशील के सख्त से सख्त कार्रवाई इस आरोपी के खिलाफ हो। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और अब रुक करेंगे कवर्धा की ओर, जहां पर 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल के बस कंडक्टर पर मासूम से दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। आरोपी कंडक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। स्कूल में मासूम बच्ची से रेप की घटना से लोगों में भी भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर कवर्धा में सर्वपालक संघ ने बैठक भी रखी है।
शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसकी बच्ची के साथ में कुछ हुआ है करके। इस आधार पर हम लोगों के द्वारा मेडिकल कराया गया। मेडिकल में उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट का होना पाया गया है। इस घटनाक्रम पर थाना कोतवाली में धारा 376 काखा और 6 पॉक्सो के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके बेचने में दिया गया। आरोपी पहचान हो पाई है कौन है क्या? नहीं, अभी बच्ची से बात कर रहे हैं हम लोग जी, और पूरा घटनाक्रम समझने का और आरोपी को पता करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, आरोपी जो है स्कूल से रिलेटेड है कि और कोई? अभी तक जो बच्ची बताई है उसके हिसाब से स्कूल से ही रिलेटेड है। जी, मेडिकल रिपोर्ट पे पुष्टि हो सके जाती हुई बच्ची का दुष्कर्म हुआ है? सेक्सुअल असॉल्ट का होना मेडिकल में पाया। और अब जबलपुर से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। केयर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है। बिल्डिंग का परमिशन प्रमाण पत्र नहीं होने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने लाइसेंस दिया था और उसके बाद लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश दिया था। उसके बाद अस्पताल में नए भर्ती मरीजों पर भी अब रोक लगा दी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, केयर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रतीक जुड़ रहे हैं। प्रतीक, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर अभी तक? देखिए, व्यक्ति लगातार निजी अस्पताल जो कि गैर कानूनी तरीके से या फिर नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे हैं, उन पर लगातार स्वास्थ्य महकमा शिकंजा कस रहा है। इस कार्रवाई की तर्ज में अब कहीं न कहीं केयर अस्पताल जो कि माड़ोताल ITI के पास मौजूद है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। बिल्डिंग परमिशन नहीं थी, भवन अनुज्ञा का प्रमाण पत्र इस अस्पताल के पास नहीं था। संभवतः कोरोना के समय ही ये अस्पताल भी खोला गया था, लेकिन तमाम अहर्ताओं को पूरा किए बिना ही इसका संचालन हो रहा था। शिकायत पाए जाने पर जो CMHO है उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। तत्काल लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जो भी नए मरीज हैं उन पे भर्ती पर रोक लगा दी गई है। जो मरीज वर्तमान में भर्ती हैं अस्पताल में, उन्हें समुचित इलाज देने के बाद डिस्चार्ज करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रतीक जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष की बेटी की गिरफ्तारी की मांग अब तेज हो गई है। पलाश चंदेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी से मुलाकात की जा रही है। बिलासपुर में आईजी से पीड़ित युवती ने मांग की है कि जल्द ही गिरफ्तारी हो। पलाश चंदेल की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। रसूखदार होने पर गिरफ्तारी में देरी का आरोप भी इस युवती ने लगाया है। 19 जनवरी को पलाश चंदेल के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। गिरफ्तारी में लगातार देरी हो रही है और देरी से जांच भी प्रभावित हो रही है, पीड़िता की तरफ से कहा गया। 19 जनवरी 2023 को मैं रायपुर महिला थाने में पलाश चंदेल के अगेंस्ट में FIR कराई थी और जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और जिसकी जानकारी मैं ज्ञापन जांजगीर SP सर को दी थी और चूँकि अभी तक फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे माननीय महोदय को ज्ञापन देने के लिए आई हूँ। तो आपको बता दें कि गिरफ्तारी को लेकर अब पीड़िता की तरफ से मांग की जा रही है। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, ये ऐसा मामला जिसने सियासी हलचल भी खूब बढ़ाई, लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़िता अब लगातार परेशान हो रही है। बिल्कुल अवंतिका, चूंकि प्रदेश का ये हाई प्रोफाइल मामला है और इस मामले को लेकर लगातार जहां पक्ष विपक्ष सामने रहा है, तो वहीं पीड़िता जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी हो सके, आरोपी पलाश चंदेल की। और इस मामले को लेकर के मंगलवार की देर शाम को जो BN मीणा है रेंज IG, उनके दफ्तर पहुंची थी और उसने ज्ञापन सौंपा था और जिसमें मांग की थी कि इसमें रसूखदार के चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो बड़ी टीम पुलिस के द्वारा बनाई जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वह बाहर है और उसके चलते जो जांच है वह प्रभावित हो सकती है। और इसी वजह से उसने ज्ञापन सौंपा है कि पुलिस की एक बड़ी टीम बना करके जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि उसने ये भी स्वीकार किया कि इससे पहले उस पर काफी दबाव आ रहे थे, लेकिन अभी दबाव आना बंद है। पर अंदेशा ये जताया गया कि कहीं न कहीं जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वो रसूखदार व्यक्ति है और इस वजह से उसने मांग की है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और वैसे भी इस मामले पर जो आरोपी है पलाश चंदेल, उसके द्वारा रिट पिटीशन दायर की गई हाई कोर्ट में और 10 फरवरी को उसकी सुनवाई भी होनी है। जी ठीक है, देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। होटल ढाबों पर तंदूर भट्टी के इस्तेमाल पर रोक के आदेश जारी हो चुके हैं। प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में अब तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा। तंदूर के इस्तेमाल पर 5 लाख का जुर्माना तक लगाया जाएगा। वायु प्रदूषण के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, MP फूड एंड सिविल सप्लाई बोर्ड का ये बड़ा आदेश। तो होटल ढाबों पर तंदूर भट्टी के इस्तेमाल पर अब
रोक लगाई गई है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस तरह की बातें पहले भी हुई क्योंकि AQI लगातार प्रदेश का बिगड़ता जा रहा था, इसी के मद्देनजर ये फैसला। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें तो सबसे पहले जबलपुर में इस तरह का आदेश दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि 4 अन्य महानगर है जिनमें भोपाल को भी शामिल किया गया और यहाँ पर तंदूर से बनने वाले जो खाना है उस पर रोक लगाई गई है और 5 लाख का जुर्माना करने का आदेश जारी किया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और साथ ही मध्य प्रदेश फूड सिविल कॉर्पोरेशन का ये आदेश बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि जो व्यापारी हैं वो इस आदेश को किस तरह लेते हैं। हालांकि उनका कभी आदेश नहीं पहुंचा है, मगर क्या वायु प्रदूषण के चलते ये आदेश उचित रहेगा? क्योंकि इसके अलावा कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं, कई ऐसे जो नर्सिंग होम है, कई ऐसी जगह है जहाँ से वायु प्रदूषण फैलता है और क्या उन पर भी रोक लग पाएगी, ये देखने वाली बात है। निश्चित ही रिएक्शंस जब तक सामने आते हैं, मुख्य बात ये भी समझना जरूरी है कि AQI इंडेक्स के मद्देनजर इसे लिया गया है इस फैसले को। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और इंदौर की बात करेंगे। होलकर स्टेडियम में आज से रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसमें मध्य प्रदेश की भिड़ंत पश्चिम बंगाल की टीम से होगी। दोनों टीमों ने अभ्यास किया, इस दौरान खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। पिछले सत्र में भी दोनों टीमें सेमीफाइनल में ही भिड़ी थी, जहां जीतने के बाद मध्य प्रदेश की टीम रणजी चैंपियन भी बनी थी। और इस बार मध्य प्रदेश को घरेलू होलकर स्टेडियम में खेलने का फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर की वापसी से भी टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो आज रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच मध्य प्रदेश की टीम और पश्चिम बंगाल की टीम के बीच। पिछली बार मध्य प्रदेश रणजी चैंपियन रहा और इस बार भी यही उम्मीद प्रदेशवासियों को, इस बार भी मध्य प्रदेश की टीम ये गौरव अपने नाम हासिल करेगी। फिलहाल की जानकारी कि मध्य प्रदेश की टीम रणजी चैंपियन बनी थी और इसी तरह का प्रदर्शन घरेलू होलकर स्टेडियम में होने का अनुमान लोगों में। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पिछली बार भी हम चैंपियन रहे थे और इस बार इंदौर की जनता निश्चित तौर पर ये चाहेगी कि उनके ही शहर में मध्य प्रदेश को विजयी होता हुआ देखा जाए। बिल्कुल, देखिए आज सेमीफाइनल मुकाबला है। मध्य प्रदेश और बंगाल की टीमें ये होलकर स्टेडियम के ग्राउंड पर पहुंच गई हैं। हालांकि ग्राउंड बैटिंग के लिए मुफीद है, ऐसे माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा रन यहाँ पर बनेंगे। दोनों टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इस प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर रही हैं। होलकर जो स्टेडियम है मध्य प्रदेश के लिए और देश की टीम के लिए लकी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंदौर के 3 खिलाड़ी रजत पाटीदार, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर, तीनों इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो भी इस मैच में खेलेंगे। तो इंदौर के लोगों को के बीच अपने ही खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे सर के। हालांकि पूरी टीम ही मध्य प्रदेश की है, लेकिन इंदौर के जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो भी इस मैच में खेलेंगे। वेंकटेश अय्यर की भी इस मैच में खेलने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी वो चोट के बाद उभरे हैं और उनको इस बार टीम में होने से इस मध्य प्रदेश की टीम का मनोबल भी बढ़ेगा। पिछला मैच भी सेमीफाइनल मैच ही बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश ने बंगाल को हराया था और उसके बाद मध्य प्रदेश ने फाइनल भी जीता था और चैंपियन बनी थी। तो इस बार भी इसी तरह का प्रदर्शन दोहराने की कोशिश मध्य प्रदेश की टीम करेगी। और मध्य प्रदेश की जो टीम है, जो टीम के जो कप्तान है आदित्य श्रीवास्तव, वो पूरा उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं हमारी मजबूत टीम है और हम इस बार रणजी ट्रॉफी फाइनल फिर जीतेंगे। और ये होलकर स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मुकाबला शुरू होगा और उसके बाद टॉस के बाद देखते हैं कौन सी टीम बैटिंग और बॉलिंग कौन सी टीम लेती है। हालांकि अभी टॉस यहाँ पर नहीं हुआ, अभी से प्रैक्टिस चल रही है। 9:30 बजे के बाद टॉस होगा और इसके बाद ये मुकाबला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो मैं इंदौर के लोगों को ये रोमांचक मुकाबला इस होलकर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि अरुण फाइनल से सिर्फ एक कदम दूर और उम्मीद यही कि टीम इस मैच में जीत हासिल करे। शुक्रिया आपका अरुण फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बुरहानपुर की ओर करेंगे, जहां शराब के नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाकर कई गाड़ियों में टक्कर मारने वाले निर्भया मोबाइल वाहन के चालक आरक्षक राजेश खरे को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। लोगों की शिकायत के बाद जब आरक्षक को लालबाग पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया तो वहां भी वो अपने ही अफसरों को गाली गलौज करने लगा, उनको धमकाने लगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जब मेडिकल के लिए इस आरक्षक को यहां पर लाया गया था, कितना हंगामा इस व्यक्ति ने यहां पर किया। और पहले ही इसे सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन अपने ही अधिकारियों के साथ बदतमीजी करता हुआ ये व्यक्ति यहां पर नजर आया।
और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। बिलासपुर कोटा के गनियारी के पास का यह हादसा कोटा थाना क्षेत्र का ही ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये वो कार जो कि हादसे का शिकार हुई, तेज रफ्तार कार ने ही बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। और इंदौर जिला कोर्ट में रिश्वतखोरी के एक मामले में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के मैनेजर को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मैनेजर ने ऑटो रिक्शा का लोन पास कराने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। फरियादी की शिकायत पर मैनेजर को लोकायुक्त ने ट्रैप किया था और अब कोर्ट ने 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और मंगलवार की देर शाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सीहोर पहुंचे। परिवार के साथ उन्होंने प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन किए। गर्भगृह में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सीहोर पहुंचे थे। भगवान गणेश के उन्होंने दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा लगाई। के साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए भी वो नजर आए। परिवार समेत यहां पर पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। पूरे ही परिवार ने चिंतामन गणेश के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।